हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स चलिए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं 14 अगस्त के। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मैं अपने चैनल पर एक गिव अवे देने वाला हूं। ठीक है, गिव अवे अनाउंस करने वाला हूं। जैसे ही मेरे चैनल के पर 20,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मैं आप ही में से किसी सब्सक्राइबर को गिव अवे दूंगा। ठीक है, तो अभी 1700 सब्सक्राइबर हैं, तो आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़ें और मैं आपको गिव अवे दे पाऊँ। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आप वीडियो के लिए कमेंट करें कि कमेंट आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं जो जो कमेंट करेंगे बस उन्हीं सब्सक्राइबर को मैं ये गिव अवे दूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स एक नेशनल पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने। तो इन स्टेटमेंट में कौन कौन सी चाहिए देखते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 एनविसेजेस एन इंडिकेटिव टारगेट ऑफ 20% blending of ethanol in petrol and 5% blending of biofuel biodiesel in diesel by 2030. The policy envisages the use of only molasses and damaged food grains for ethanol production. The policy encourages biodiesel production from used cooking oils. ठीक है, second statement, the policy envisages the use of only molasses and damaged food grains for ethanol production. And third is policy encourages biodiesel production from used cooking oil. तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लाई है कि हम 2030 तक जो है, गवर्नमेंट 2030 तक टारगेट रखा है कि हम 20% ब्लेंडिंग करेंगे एथनॉल की पेट्रोल में। ठीक है, और 5% बायोडीजल की इन डीजल में। ठीक है, तो इसके लिए इसको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने दिस पॉलिसी कैटेगराइज बायोफ्यूल्स एज बेसिक बायोफ्यूल्स। ठीक है, और इनको तीन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स जैसे बायोएथनॉल एंड बायोडीजल एंड एडवांस बायोफ्यूल। सेकंड जनरेशन 2G एथनॉल और म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट टू ड्रॉप इन फ्यूल। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स, थर्ड में आ गया आपका CNG टू अनेबल एक्सपेंशन ऑफ अप्रोप्रिएट फाइनेंशियल एंड फिजिकल इंसेंटिव्स अंडर ईच कैटेगरी। ठीक है, तो इससे फ्रेंड्स काफ़ी बेनिफिट होने वाला है फार्मर्स को भी, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट मतलब अच्छे रेट्स पे परचेज करेगी। ठीक है, फिर उससे आगे बायोफ्यूल प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग SDR। तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स बेसिकली फ्रेंड्स होते हैं जो कि IMF मेंबर कंट्रीज़ को IMF मेंबर कंट्रीज़ के पास होते हैं। ठीक है, जो IMF की मेंबर, ये बेसिकली कोई मनी नहीं होती। ठीक है, दीज आर द राइट्स। ठीक है, और इनको जो करेंसीज SDR में इंक्लूडेड हैं उन्हीं के बेसिस पर इनकी वैल्यू फिक्स होती है, और इसकी वैल्यू कौन फिक्स करता है, IMF फिक्स करता है। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। द स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग इंटरनेशनल reserve asset created by IMF. The value of the SDR is not set by IMF, rather it is directly determined by supply and demand in the market. It can be held and used by member countries, private entities or individuals. So right answer is C, 2 and 3. ठीक है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। सॉरी फ्रेंड्स, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, और राइट आंसर ये 2, 3 है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ सही है। ठीक है, तो SDR इज एन इंटरेस्ट बेयरिंग इंटरनेशनल एसेट क्रिएटेड बाय IMF। तो चलिए देख लेते हैं SDR का। मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है, IMF ने इंट्रोड्यूस किए थे कब, 1969 में। और इसमें जो करेंसीज जो आपको नोट करने वाली हैं, जो आप याद रख सकते हैं, ठीक है, US डॉलर करेंसी इसमें आती है, जापानीज येन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग एंड चाइनीज रेमिनबी। ठीक है, तो ये आप याद रखें। Which of the following tribes are present in Andaman Nicobar Islands? कौन कौन से ट्राइब अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती हैं? तो फ्रेंड्स जरावा, सेंटिनलीज, शोम्पेन, ये तीनों ही ट्राइब्स अंडमान निकोबार में होती हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार आर होम टू 4 नेग्रिटो ट्राइब्स। 4 ट्राइब्स हैं वहाँ पर बेसिकली, ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, योरावा एंड सेंटिनलीज। दी निकोबार आइलैंड्स आर होम टू 2 मंगोलर ट्राइब्स। मंगोलर ट्राइब कौन कौन सी हैं इसमें, शोम्पेन एंड निकोबारीज। ठीक है, तो ये आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फोर्थ,
हाउसिंग प्राइसेस इंडेक्स। फ्रेंड्स मैं आपको इतना अगर मैं डिटेल में पढ़ाना शुरू करता हूँ तो फिर इस वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं मेन चीज़ें आपको बताता हूँ। बाकी इसकी पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर ये वीडियो ले सकते हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं वहाँ डाउनलोड कर दूँगा। हाउसिंग प्राइसेस इंडेक्स समटाइम्स इन न्यूज़ एंड इज रिलीज्ड बाय हाउसिंग प्राइसेस इंडेक्स फ्रेंड्स कौन रिलीज करता है? तो ये करता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सी इज द राइट आंसर। ऑल इंडिया हाउसिंग प्राइसेस इंडेक्स रोज बाय 3.9%, ठीक है, ड्यूरिंग द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2019-20 कंपेयर टू द ईयर अगो पीरियड बट कॉन्ट्रैक्टेड टू 0.2% कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर। तो आरबीआई इसको रिलीज करता है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कम अंडर द परव्यू ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। कौन कौन से एक्ट आते हैं इसमें? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी पार्ट 1, 2, 3, 4। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। चारों एक्ट एनजीटी के अंदर आते हैं। तो एनी पर्सन सीकिंग रिलीफ एंड कंपनसेशन फॉर environmental damage involving subjects in the legislation mentioned in Schedule 1 of the National Green Tribunal Act 2010 may approach the tribunal, ठीक है। तो environment रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं तो उसके केसेस कहाँ फाइल किए जाते हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, ठीक है। और इसकी जो जुरिस्डिक्शन है इस ट्रिब्यूनल की है जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर ऑल सिविल केसेस इन्वॉल्विंग ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू environment and the question. Additionally, any person aggrieved by an order or direction of the appellate authorities under the legislation mentioned above can also challenge them before the NGT. चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider the following statements about state disaster response fund, ठीक है। तो क्या होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। द सेंट्रल गवर्नमेंट contributes 75% of SDRF allocation for general category states or UTs and 90% for special category states or UTs. SDRF shall be used only for meeting the expenditure for providing immediate relief to victims. तो which of the following statements is correct? So friends इसमें डी पार्ट यहाँ मिस हो गया है, तो इसका आंसर डी पार्ट है बेसिकली, ठीक है। फिफ्थ का डी, सिक्स्थ का डी आंसर है। तीनों स्टेटमेंट सही है, 1, 2 एंड 3, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। SDRF कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 48(1) ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2000। और ये जो फंड है फ्रेंड्स ये स्टेट गवर्नमेंट्स के पास अवेलेबल होता है कि डिजास्टर के जैसे कहीं सुनामी आ जाती है या कुछ ऐसी आपदा आ जाती है तो वहाँ पर स्टेट इस फंड को यूज़ कर सकते हैं। और ये फंड एक्सक्लूसिवली इसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है और किसी के लिए नहीं हो सकता। तो इस फंड में जो सेंट्रल गवर्नमेंट 75% कंट्रीब्यूट करती है और 25% स्टेट को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, ठीक है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट जो फंड करेगी, ठीक है, वो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट 90% गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन होती है इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स और 10% स्टेट्स की होती है। बट जनरल स्टेट्स के लिए 75% सेंटर की होती है और 25% स्टेट की होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मुशायरा? मुशायरा क्या होता है फ्रेंड्स? मुशायरा इससे सीधे पता चलता कि जैसे शायरी, ठीक है, तो जैसा पोइटिक सिंपोजियम होते थे ना उसको मुशायरा बोलते हैं, ठीक है। तो सेवन्थ का आंसर जो है बी है, इट इज़ ए पोइटिक सिंपोजियम। अब ये क्वेश्चन क्यों आया न्यूज़ में? क्योंकि अभी रिसेंटली जो राहत इंदौरी साहब थे, ठीक है, इंदौर के बहुत ही मशहूर शायर थे, तो उनकी अभी डेथ हुई है, ठीक है, कोरोना वायरस से। तो डेट्स वाई ये क्वेश्चन। तो मुशायरा is a poetic symposium. It is an event where poets gather to perform their works. A मुशायरा is a beloved part of culture of North India, Pakistan and the Deccan. यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे नॉर्थ इंडिया पाकिस्तान में और डेक्कन में एंड अमंग द हैदराबादी मुस्लिम्स मुशायरा पोएटिक सिंपोजियम मुशायरे काफ़ी होते थे एंड इज़ ग्रेटली एडमायर्ड बाय पार्टिसिपेंट्स एज ए फोरम फॉर फ्री सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, अपने वो भाव रखते हैं, ठीक है, शायरी के रूप में। तो जैसे एमिनेट पोइट, मैंने आपको बताया जैसे कि एमिनेंट पोइट
Urdu poet Rahit Indori, well known as a rock star of the Indian literary world, a people's poet and prince of the mushaira traditions, come to COVID-related complications recently. चलिए 8th क्वेश्चन देख लेते हैं. Sputnik 5, which was recently in news, is associated with. क्या है Sputnik 5? Recent satellite launched by Russia? No. World's first satellite launched by the Soviet Union? It is a newly approved COVID-19 vaccine by Russia. Recently unveiled rocket-boosted hypersonic glide vehicle which can reach Mach 10 by Russia. तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है 8th का बी है. स्पुतनिक 5 इज वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट. सॉरी फ्रेंड्स, इसका सी है, सी आंसर है. इट इज़ ए न्यूली अप्रूव्ड कोविड-19 वैक्सीन बाय रशिया. ठीक है. तो स्पुतनिक 5 बेसिकली रशिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने ये वैक्सीन लॉन्च की है. ठीक है. आफ्टर लेस देन 2 months ऑफ ह्यूमन टेस्टिंग. और वैक्सीन इज नेम्ड स्पुतनिक 5 इन होमेज टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय द सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन ने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए ये नाम स्पुतनिक 5 रखा है. ठीक है. स्पुतनिक 5 इज येट टू कंप्लीट इट्स ट्रायल्स. अभी इसके ट्रायल्स होने बाकी हैं. रशिया एक्सपेक्ट्स द वैक्सीन इनटू मास प्रोडक्शन बाय द एंड ऑफ द ईयर. कि रशिया साल के एंड तक मास प्रोडक्शन इसका करेगा. महाराष्ट्र मिताक्षरा एंड दयाबागा इज एसोसिएटेड विद. तो फ्रेंड्स मिताक्षरा और दयाबागा स्कूल्स जो हैं ये जो लॉ के स्टूडेंट हैं इन्हें ज़्यादा पता होगा. 9th का आंसर जो है फ्रेंड्स इसका सी आंसर है. ए कॉम्पेंडियम ऑन 9th का डी आंसर है. इट इज ऑन एंशिएंट हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इट इज ऑन एंशिएंट हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. तो फ्रेंड्स इसके बारे में आप पूरा पास करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं. ठीक है. ये बेसिकली मिताक्षरा और दयाबागा 2 स्कूल्स थे जहाँ पर इनहेरिटेंस का प्रोसीजर बताया हुआ. ठीक है. कि आप किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकते हैं. ठीक है. हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर. तो ये 2 स्कूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको देख सकते हैं. 10th क्वेश्चन, द एक्टिव वॉल्केनो इन इंडोनेशियाज माउंट सिनाबंग विच ऑफन सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन. कहाँ पर है ये इंडोनेशिया का माउंट सिनाबंग? तो फ्रेंड्स ये सुमात्रा आइलैंड में है. और सुमात्रा आइलैंड आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज यहाँ पर हैं. ठीक है. इंडोनेशिया में. इंडोनेशिया इज़ होम टू मैनी वॉल्केनोज ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑन द रिंग ऑफ फायर. ठीक है. सुमात्रा में इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज है क्योंकि इसकी पोजीशन कहाँ पर है? रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है ये. which is an area along the Pacific Ocean characterized by active volcanoes and frequent earthquakes. और इसलिए वहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज हैं तो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स वहाँ पर आते रहते हैं. ठीक है. ये यहाँ पर मैप भी मैंने रखा है आपके लिए. ये मलेशिया है. ठीक है. ये मलेशिया, ये आ गया सुमात्रा आपका. ठीक है. ये जावा. सो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी मेरे, उसको ज्वाइन कर लें आप. और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दें अगर आप कंपटीशन में जो मैंने गिव अवे प्राइज़ देना है तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर करें. ठीक है. तो फिर मैं उसी में से रैंडमली चूज़ करूँगा. सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. तो थैंक यू.